डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स के किसी भी दो वेक्टर का डिफरेंस ऑफ ऐसे निकालते हैं r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, याद है ऐसे निकालते हैं ना। और मैग्नीट्यूड जो है ना हम लोग निकालते थे मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स वेक्टर r डैश, तो उसके फॉर्मूला था हमारे पास r डैश स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ना बेटा, माइनस 2ab cos स्क्वायर, याद आ रहा है सब लोगों को। और cos डायरेक्शन भी निकाली थी ना हमने निकाली थी कि अगर डायरेक्शन निकालें डायरेक्शन ऑफ r डैश तो ये हम लोग निकालेंगे इसमें, तो ये ऐसा होगा, ये होगा आपका tan बीटा, चेक करो सब लोग कितना आया था, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos। यहाँ तक करिए ना अपने, चलो तो इस पे छोटे-छोटे बेस क्वेश्चन अपन करते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स पे बेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जैसे हम लोग डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स पे बेस अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को देखो हालांकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ना एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको शॉर्ट में यूसीएम बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है तो उसके मोशन को लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी नहीं, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, देखो यूसीएम राइट होता है, यूसीएम देखो आपको बताता हूं। आपको अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो घबराना नहीं है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना ही है। यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं लोग यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है। आपने कि देखा होगा बॉडी, when a body moves in a circular path, when a body moves in a circular path with a constant speed, its motion is called, uniform circular motion. Motion called uniform circular motion. Motion is called uniform circular motion. Its motion is called uniform circular motion. ठीक है बेटा, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात रखनी को ये है, नोट लिखो, हालांकि हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एज अ फुल स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, but velocity is not constant. Speed remains constant, but velocity is not constant. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझाते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इनमें से कोई भी एक चीज बदल जाए तो हम कहते हैं कि वो बदल गई है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात को आप जितना डिस्कस करोगे, जितना पढ़ना, आपस में बातें करना इस बारे में, जितनी आपको उसकी समझ बढ़ेगी उतना आपको फायदा होगा। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई कहते हैं कि कोई क्वांटिटी चेंज हो गई है तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, घट गई है ना। कोई चीज चेंज हो रही है, अगर तो चेंज हो रही है दो ही ऑप्शन है ना, या तो बढ़ रही होगी, घट रही होगी, समझ लीजिए, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसी चीज की वैल्यू 5 है तो वो शायद 6 हो रही है, 7 हो रही है, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो रही है, या घट रही है 4, 3, 2, 1 ऐसे हो रही है, ठीक है।
और वेक्टर के केस में आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वांटिटी ऐसी हो सकती है कि उसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही है, पहले भी 5 थे अभी 5, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल चुकी है तो हम बोलते हैं कि वो चेंज हो गई है। समझे कि नहीं कैसे चेंज हो गई है? देखो ध्यान से, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, दो चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन भी बदल गया ना तो भी हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी चेंज हो गई। समझे? देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन में यही होता है। ये बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा, यहाँ पर एक बॉडी की वेलोसिटी है v1, ये वेलोसिटी इसकी v1 पॉइंट ए पर, इसकी वेलोसिटी v1। फिर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्योंकि मान लीजिए v2 b पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ हुआ है इधर c पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v3, ठीक है, और फिर d पॉइंट पर मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v4 ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि v1 v2 v3 v4, ये सब 4 5 मान लीजिए फॉर एग्जांपल से 5 मीटर पर सेकंड, कितना बेटा 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब डायरेक्शन देख लो, वेलोसिटी डायरेक्शन देख लो। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूमती है ना, तो किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी है, वो भी टेंजेंट होगा। समझे कि बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, जैसे इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना है, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन बताएगा। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, समझे, ये डी पॉइंट है। उसी पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना है, पे टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट समझते हो कि नहीं? यहां पे से टेंजेंट ड्रॉ। तो आप देखिए कि हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी अलग अलग है, इसको कहा आपने v1। तो आप पढ़ो इक्वल वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है, पढ़िए, देखिए, ढूंढिए। इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ना कि v1 v2 v3 v4 की डायरेक्शन सेम नहीं है ना, ऑल्दो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, उनकी वैल्यू सेम है 5, बॉडी 5 मीटर पर ना, उसकी स्पीड घट रही ना बढ़ रही है, तो स्पीड कांस्टेंट है, कह तो रहे। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये तो जानते हो ना। आप जानते हो डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या आपने सुना है? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो स्पीड सेम है ना, हम कह रहे हैं ना स्पीड सेम है, पर वेलोसिटी सेम नहीं है, तो किसकी डायरेक्शन लगातार बदलते जा रही है। तो अब आपको एक नई चीज सीखना है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है ना, वो उसमें होता है कि उसकी वैल्यू सेम रहने के बाद वो बदल जाएगी अगर उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार बदलते जाता है, कंटिन्यूअसली बदलते जाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड द वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर क्योंकि डायरेक्शन बदलता जा रहा है, इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी की बात करोगे, नेट वेलोसिटी की बात करोगे, तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ही कहना चाहिए वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, और 11th क्लास का कोई भी अच्छा स्टूडेंट है वो अक्सर बच्चों से क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो चाहते हैं कि बच्चों को इसके बारे में मालूम हो, बस बारे में खूब बातें करें, बोलो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप जल्दी पढ़ोगे, आपने सुना होगा, जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल करती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है, और अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो कहते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, शायद आपने सुना होगा, तो बोलते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन उसमें उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी घट रही है तो बोलते हैं रिटार्डेड मोशन है, सुना होगा शायद आपने। पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, बट फैक्ट है कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू कंटीन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन। तो देखो कितनी एक कहना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि नहीं, कि आप कहते हो ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पर ये भी कह रहे हो कि वो यूनिफॉर्म नहीं है ना, समझ गए? ध्यान चलो आगे बढ़ो। तो आप ये बनाओ, फिर बता दें कुछ लिखा मैंने, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भैया यहाँ पे ना वेक्टर v1 इज नॉट इक्वल टू वेक्टर v2 इज नॉट इक्वल टू वेक्टर v3 इज नॉट इक्वल टू वेक्टर v4। बट ध्यान रखें कि भैया इनके मॉडुलस है कि मॉड v1 इज इक्वल टू मॉड v2 mod of vector v2 is equal to mod of vector v3 is equal to mod of vector v4। समझ गए? इससे और आप लोग तो कैसे लिखते हैं, यानी कि v1 is equal to v2 is equal to v3 प्लस, ठीक है। मेरे को लगा कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। सर v4 इक्वल टू v3 है, ये
थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, बोलो बेटा। देखो एक मिनट हो गया। राइट, देखो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट डाउन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the magnitude of the velocity, the magnitude of the velocity, magnitude of the velocity remains constant, remains constant, remains constant, but direction of the velocity, but direction of the velocity, direction of the velocity changes continuously, changes continuously, Yes, sir. change continuously, pick up name, change continuously with time, with time. So uniform circular motion, so uniform circular motion is not a uniform motion, it's not a uniform motion, मतलब उसकी वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी चेंज, समझ गए? Yes, sir. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज चेंज होगी तो हम कहेंगे कि वो वेक्टर चेंज हो रहा है, वो वेक्टर कांस्टेंट नहीं, ठीक है? हाँ। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिखाते हैं चेंज इन वेलोसिटी, एक जनरल फॉर्मूला बताते हैं, प्लीज आप देखो, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोग अगर नहीं भी बनेगा तो घबराना मत बच्चे लोग, हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे तब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो आप देखिए ध्यान से, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों याद रखिए, तो ये एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, और यहाँ पर अपने ऐसे पॉइंट बना ऐसे, ठीक है? ध्यान ठीक, यहाँ पर ना इसकी वेलोसिटी है v1 और यहाँ पे टेंजेंट ऑब्जेक्ट पर v। ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, समझे? कि v1, ठीक है? ये एंगल है थीटा, ठीक? कोई पॉइंट है आपका a लिख सकते हैं, तो b लिख सकते हैं, इसको p लिख सकते हैं, इसको q लिख सकते हैं। एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है विद कांस्टेंट स्पीड v, और मान लीजिए कि किसी पॉइंट p पर उसकी वेलोसिटी v1 है और वो घूमना चालू करती है, रोटेट करना, और जब वो सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है तो उसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होके v2 हो जाती है। या बोल सकते हैं कि जब उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो जाती है तो आपको देखा कि वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, है कि नहीं भैया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए v1 = v2, मॉड v1 इक्वल टू कितना बेटा? मॉड v2 इक्वल टू से स्पीड कांस्टेंट, ठीक है? देखा आपने? तो हम लोग देखिए निकालेंगे कुछ तरह से, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चलो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये ऐसा होगा, नॉर्मली के लोग डेल्टा वी लिखते हैं, डेल्टा वी
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये इसके सिमिलर है एनालॉग है किसके, इसके r डैश इज इक्वल टू वेक्टर r डैश इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर, जानते हो कि नहीं? अरे अब डिफरेंस कैसे लिखते थे ना, यहाँ पे r डैश के लिए डेल्टा भी आ गया है, ठीक है, और एक्चुअली अपन ने फाइनल वाले इनिशियल कर तो एक्चुअली b माइनस a इस फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्चुअली ऐसा होगा शायद, क्या फर्क पड़ता है a माइनस b माइनस ना बेटा, चलो ठीक है, तो इस फॉर्म में है वेक्टर a माइनस वेक्टर, ठीक। तो आपको याद है कि हम लोग के पास फॉर्मूला ये था यूजिंग डिफरेंस, किसी भी दो वेक्टर के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता था वो ऐसा होता था r डैश इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos, ठीक है। आज कौन सा डे, थर्सडे ना, संडे को क्लास लगाएंगे, डिफरेंशियल कंप्लीट कर लेंगे ना, और है ना अच्छा, हाँ तो संडे क्लास लगाएंगे सेम टाइम है, तो क्या कहते 9:30 ना, जिन लोग आना आ सकते हैं डिफरेंशियल पढ़ना तो आ जाना, पहले से पढ़ लेंगे, ठीक है। संडे को अब से क्लास लगा करके 9:30, हाँ यूजिंग r डैश इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। तो यहाँ पर लोग ऐसे लिखेंगे डेल्टा v होल स्क्वायर, v1 v2 दोनों इक्वल है b के, समझ गए ना, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए मॉड v2 का स्क्वायर प्लस मॉड v1 का स्क्वायर, लिख लो एक बार को माइनस 2 मॉड v2 मॉड v1 इनटू cos, ठीक है बेटा, और दोनों के लिख सकते हैं और क्या था, इसका मतलब ने डेल्टा v होल स्क्वायर, ये हो गया आपका v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 b इंटू b इंटू cos, देखो लिखा सबने, तो आप देखो इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, हाँ ये हो गया आपका डेल्टा v का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos, ठीक है, डेल्टा v होल स्क्वायर 2v स्क्वायर लेके अपन ने कॉमन तो बचा 1 माइनस cos, ठीक है। इस cos थीटा को गायब कर दो, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिया, पुट cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम क्या हमारे पास हो जाएगा ये डेल्टा v होल स्क्वायर 2v स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2v स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। देखिए ऊपर के दो स्टेप बढ़ा लो, चलो देखो ये 3 स्टेप बढ़ा लो, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका डेल्टा v होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2v स्क्वायर और ये बचेगा इनटू, कितना बचा इनटू 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा ना, देन ये और डेल्टा v होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 4v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है बेटा। और ये देखो डेल्टा v कितना होगा चेंज लॉस, ठीक है, फॉर्मूला 2v स्क्वायर रूट कर दे, 4 का 2 हो गया, v स्क्वायर का v हो गया, और उसका स्क्वायर कट जाएगा ना, जगह sin, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है और कई जगह यूज हो सकता है।
ओके देखा सबने? आगे बढ़े। देखो भैया एक क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 37। अ पार्टिकल अ बॉडी, जो भी क्वेश्चन, अ बॉडी, the body is moving in circular path, body is moving in a circular path, with a constant speed v, with a constant speed, speed बोला है constant velocity, speed मतलब magnitude velocity है ना, ठीक है। What is, find the change in, find the magnitude of, find the magnitude of, कभी नहीं भी लिखा जाता है, change in velocity, change in velocity of the body, the particle, जो भी, find the change in body when it makes angle theta, angle number 1 90 degree separate, सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं। number 2 90 degree, number 2 180 degree, number 3 60 degree, 30 degree to 60 degree at the center of the, at the center of the circle। हाँ उसको 60 कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको अपन सॉल्व कर लेना है, ओके बेटा। तो बच्चे लोग डायग्राम बनाने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, और क्योंकि मैं जब चाहता हूँ कि आपको समझ में आए तो इसलिए अपन करते जा रहे हैं। तो जैसे केस बना हमारे पास होगा तो वो ऐसा होगा, फर्स्ट केस सोल्यूशन लिखना स्टार्ट। तो एक बॉडी है सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है 20 स्पीड से ना, समझे। तो जब वो 90 के सेंटर में बनाएगी तो सिचुएशन ऐसी है ना बेटा, ऐसी क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे आगे ना। ये डायग्राम जो इसी समझाया जा रहा है आपको, ताकि आपको समझ में रहे कि एक्चुअली क्या होगा। 90 डिग्री एंगल बना ली इससे, क्या बोलते हैं बच्चे, बोलिए ना। हाँ, और v1 v2 तो इक्वल है ना, मॉड v1 इक्वल टू मॉड v2 इक्वल टू मॉड v, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये पूरा पार्ट ना बिल्कुल जरूरत नहीं बताने की, मतलब एग्जाम में कभी आ जाए, सिर्फ आपको ये दिमाग में थोड़ा सा प्रिंट हो जाए कि हाँ एक्चुअली हो क्या है ना। तो ये सिचुएशन है ना, एक बॉडी है जो कांस्टेंट ट्रेवल कर रही है, दोनों जगह v1 और v2 की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, v है ना। तो 90 डिग्री बना दी, वरना आंसर जो कितना है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आंसर पर लिखेंगे ये, अपन लिख दिया डेल्टा v का फॉर्मूला 2v sin थीटा पर, क्या बोलते हो, बस इतना सा आंसर। और इसको अपन लिख दिया तो ये 2v हो गया sin थीटा जी को कितना है बेटा, 90 डिग्री। यस, थीटा जी को यहाँ पे 90 डिग्री है, तो थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 के बराबर। तो ये हो गया आपका 40 डायरेक्टली। थीटा जी को 90 तो थीटा बाय 2 कितना होगा, 45 का ना। sin 95 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, 1/2 तो होता है कि डेल्टा v इक्वल टू 2v, ठीक है भाई। और ये हो गया 1/2। अच्छा आप ये जानते हो बेटे लोग कि 2/√2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, जानते हो कि नहीं इसको, आपका तो ये हो गया। इसको काटा इससे नहीं कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या बोलते हो, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर। मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में घूमती है ना और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक बॉडी 20 स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन कर रही है ना, एक बॉडी 20 स्पीड से सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है ना, तो जब वो 90 डिग्री के सेंटर बनाएगी तो कितना एंगल, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 2 डेल्टा। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपका, तो ये आंसर हो गया चेंज इन वेलोसिटी कितना बेटा, 2 डेल्टा, ये आंसर।
बाकी के पार्ट्स खुद करना, बाकी के पार्ट्स खुद करना, सेकंड और थर्ड वाला समझिए। मैं आपको सिर्फ मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, आगे बढ़े। हाँ देखो ध्यान से, अब जैसे हम लोग करते हैं इसको ध्यान रखना है, ये इसी के जैसा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आप सब लोग जानते हैं, देखो बच्चों इधर देखो, डायरेक्शन सब इधर देखिए प्लीज, देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है ना, ठीक है। आप ना मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रहा है एक बॉडी ना, कॉन्सेंट्रेट की सब जा रहा है, आप वॉकिंग कर रहे हो और आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, या आप जॉगिंग कर रहे हो, स्लो रन कर रहे हो ना, तो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट की सब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर एक टर्न आता है तो वो टर्न हो जाता है, समझ गए। मतलब क्या करते हो, ईस्ट से की तरफ चले, वेस्ट की तरफ चले, पहले आप टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहे थे, टुवर्ड्स ऑफ वेस्ट जा रहे थे, स्पीड चेंज नहीं किया आपने, समझे कि नहीं, स्पीड चेंज नहीं किया आपने, लेकिन डायरेक्शन बदल गई ना, तो होते कि बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज है, वो हमको निकालना है, ठीक है। ध्यान तो हम लिखते हैं इसको, ध्यान रखें, देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन का एग्जांपल को, अ बॉय, अ मैन, जो अ मैन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, a man moves towards north with a constant speed. Speed मतलब maximum velocity जानते हो ना? Yes, Speed मतलब maximum velocity. The constant speed of 10 किलोमीटर पर आवर towards north. लिखा हुआ एंड लिखा आपके पता नहीं ये एंड कवर्स लिखना चाहिए, एंड कवर्स वन देख लेना, अगर बुक्स में लिखा होगा तो लिख लेना आप लोग, क्वेश्चन में लिख 1 किलोमीटर, then he turns towards west and moves with same speed cover 1 kilometer. ये 1 किलोमीटर के साथ find the change in velocity. Find the change in velocity of the man. यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखिए बच्चों, अब देखिए इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली ऐसा होगा, अपन ने यहाँ पे डायरेक्शन बना दी, तुम जानते हैं डायरेक्शन ऐसी, मालूम है डायरेक्शन सही बनाई मैंने, नॉर्थ साउथ ऐसी होती है ना डायरेक्शन, देखिए अभी दिल्ली नॉर्थ में, चेन्नई साउथ में, कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट में, मुंबई वेस्ट ना बेटा, हाँ अपन मिडिल, ऑलमोस्ट मिडिल है ना। तो अपन को ध्यान रखना है कि बच्चे लोग, अपन ने क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे
तो 1% पहले ऐसे जा रहा है, तो उसके बाद वो ऐसे टर्न पहले जा रहा था टुवर्ड्स नॉर्थ, वो ज्यादा तक उसकी वेलोसिटी v1, और फिर क्या हो गया टुवर्ड्स वेस्ट हो गया, तो इसकी वेलोसिटी v2। ठीक है, फिर अपन को जॉइन किया। आपको याद हो ट्रायंगल और भूलना नहीं आप लोगों को बच्चे, समझे? ट्रायंगल और जो है भूलना नहीं है आपका। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना, वो अपन पाते हैं v1 हो गया, v2 हो गया। ठीक है, ये v2 हो गया। तो अगर हम लोग v1 v2 ध्यान रखें कि डेल्टा v जो है ना, ये v2 माइनस v1 होगा, क्या होगा? v2 माइनस v1। ठीक है, तो अपन को निकालना है इसकी डायरेक्शन डेल्टा v2 की, तो डेल्टा v2 v1 प्लस डेल्टा v2। तो इसका जो डायग्राम को बनाना पड़ेगा ना, तो ऐसे ड्राइंग करना पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से। ये v2 है, देख लेते हैं अपन, ये v1 है, वो है ये v1 है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ, देख रहा है? तो ये v2 कैसा है? v2 ऐसा है। और इसके बारे में विचार करो, ये कैसे हो, ये ध्यान रखिए, ये हो गया आपका डेल्टा v। इसकी वजह ये बनाना पड़ेगा, बताइए क्योंकि कैसे भी करके ना आपको ये लाना, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इससे निकाल नहीं पाएंगे अपन। देखो मैं आपको चेक करता हूं, ट्रायंगल ऑफ बोले तो नहीं हो, नहीं सर। ट्रायंगल देखते हैं क्या तुमको बनता है। मान लो पॉइंट देखते हैं P, इसे लिख दिया Q, इसे लिख दिया S। सेम ऑर्डर में कौन-कौन दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं PQ और Q, इसका। अच्छा, ट्रायंगल ऑफ के साथ जब चेक करो तो आपको दिखता है कि ये जो हमारे पास होगा V2 है ना, अभी चेक करते हैं कौन सा सही है, और ये डेल्टा इक्वल टू v1 हो गया ना, देखो ध्यान। तो डेल्टा v2 इक्वल टू क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको? डेल्टा v इक्वल टू मिलेगा आपको v1 माइनस v2 ना, गड़बड़ है ना, हमको v2 माइनस v1 चाहिए। और इसके साथ से देखते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका हमने बनाया इसको ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा v2 मान डेल्टा v, ठीक है। सेम ऑर्डर देख रहे हैं क्या इसमें? हाँ, तो अपन क्या जोड़ेंगे इसको, v2 प्लस v1 आ जाएगा इसमें, v2 माइनस v1 आना चाहिए, ये भी सही नहीं ना आएगा, आपको v2 माइनस v1 चाहिए। तो इसको अगर इसको ऐसे करें अपन, ऐसे देखो ध्यान से चेक करते ना, तो ये हो जाएगा, हाँ ये ऐसा हो सकता है। अभी डायग्राम से ये देखो ध्यान से, अभी सेम ऑर्डर में कौन कौन है? QP एंड PS सेम ऑर्डर दिखता आपको? पक्का पक्का ना, QP एंड P सेम ऑर्डर, बोलिए अपोजिट ऑर्डर। तो आप देखोगे तो क्या होगा आपके पास, आप ऐसे लिखोगे, आप लिख दिया डेल्टा v2, डेल्टा v इस डायग्राम, ठीक है, प्लस वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2 हो गया, बोलोगा कि नहीं? और देखो डेल्टा v कितना होगा बेटा? डेल्टा v इक्वल टू होगा v2 माइनस v1, ऐसा होगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं बच्चे, लोग सुन लो ध्यान से, इधर देखो और आगे देखो। ये तो अपना ऐसा हो गया, लिखो फिर बताओ, पहले बनाओ। कोई नहीं सीखी मतलब मेरे ओके सबका? तो ये डेल्टा v2 माइनस v2 की डायरेक्शन खत्म हो। अब देखो ये डार्क, आप डेल्टा v की डायरेक्शन देखो, q से b की डायरेक्शन देखो, तो आपको लगता है q से b की डायरेक्शन ये बता, चलो ये और इस डायरेक्शन को बोलेंगे हम लोग वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ ड्यू वेस्ट या वेस्ट साउथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना कि डायरेक्शन के लिए मैंने डायग्राम बनाया,
आता है समझ में? हाँ अच्छा देखो, कभी कभी ना हो सकता है कि आप लोग को ना इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो कि अरे कैसा है, तो कैसे बनाना है। नॉर्मली ना बच्चे लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक कोई पर्सन है, उसकी वेलोसिटी ऐसे वो टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, आप तो यही डायग्राम है ना। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक व्यक्ति है, वो पहले टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा था, फिर क्या होगा बेटा, वो बेंड हो गया वेस्ट की तरफ ना, लोअर की। हाँ, तो अगर आपने इसको ज्वाइन किया ध्यान से देखिएगा, ठीक है नहीं, और आपने इसको ऑर्डर को ऐसे रखा, तो ये एक्चुअली वो सम बता रहा है, चेक करो, सम बता रहा है v1 प्लस v2 ना, ये बता रहा है आपको v1 प्लस v2 बता रहा है, ये सम बता रहा है। लेकिन प्लेन यार आपको तो डिफरेंस लेना है, तो v2 माइनस v1 लेना है, तो एक काम कर सकते हो v1 के बराबर, समझिए कि यार जगह नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ कौन सी मतलब उतनी जगह नहीं है यहाँ पर, ये v1 से ऐसे क्या बेटा, ऐसे क्या v1, तो ये हो गया v2 ना बेटा, ठीक है। अगर आपने इसको ज्वाइन किया, चेक करो, इसको ज्वाइन किया, तो आप ध्यान देख सकते हैं कि ये अगर आपको लगता है ये दोनों सेम मॉडल में, और ये अपोजिट मॉडल, अच्छी तरह पहचानना सीख जाइए आप, ठीक है। तो ये ना v1 प्लस v2 को शो करेगा ना बेटा, शो करेगा, लेकिन हमको तो v1 माइनस v2 चाहिए ना, v2 माइनस v1 चाहिए ना, तो v2 माइनस v1 चाहिए, तो माइनस v1 बना रहे हैं, तो हमने क्या बोले यार एक काम करते हैं, पहले ऐसे v1 बना माइनस v1 बना, नहीं ऐसे देखो ध्यान से, जो बना रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, v2 नहीं है सर, उसको ज्वाइन किया हाँ ऐसे, तो आप देखो ध्यान से, अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखोगे, कोई पॉइंट ये वाला p, ये q और ये x, इसको देखो, जो भी सेम ऑर्डर में दोनों को जोड़ दो आप, देखते हैं आपको सेम ऑर्डर में कौन कौन है, बताओ सेम ऑर्डर में v2, ठीक है ना, अपोजिट ऑर्डर में क्या ये ना, ऐसे था। अब चेक कर सकते हो कि भैया ये हो गया आपका डेल्टा v, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी कि v2 माइनस v1 वेक्टर ना, मैं बोलते नहीं, देखो ध्यान से, अगर आपको ट्रायंगल ऑफ बनता है तो आप देखोगे वेक्टर qp इक्वल टू वेक्टर qp s, वेक्टर q s इक्वल टू वेक्टर qp प्लस वेक्टर p, ये बताओ ट्रायंगल से ये yes sir, ये बताओ ट्रायंगल लॉ सही की QP एंड P सेम ऑर्डर है ना, और ये अपोजिट है, तो इसको लिख दिया अपन, ये हो गया डेल्टा P और QP मतलब है माइनस V1 है, ये कितना है V2 है, अच्छा आप समझ सकते हो, और डेल्टा P को क्या होगा V2 माइनस V2, ठीक है। बस इतने से याद कर लो, काम सीखते हैं। ये जो पहला वाला डायग्राम, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो पहला वाला याद रखना, ठीक है। इसको भी बनाना है सर, अब जहां तक, हाँ तो मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना बच्चे लोग, ये सब डायग्राम जितनी आप इसके साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे इन चीजों के साथ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ जाएगी। तो देखो जहां तक अगर क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात है, तो वो तो एक ही स्टेप आएगा कि डेल्टा v, अगर हम सोल्यूशन की बात करें, डेल्टा v इक्वल टू गेट 2v sin थीटा बच्चों ना, जब आप ऐसे टर्न होते हो बेटे लोग, ऐसे बनाना आपने, अच्छा ये बता देगा, आप टर्न हो गए ना ऐसे भाई, कितने टर्न हो, 90 टर्न हो ना, हाँ जब पे थीटा की 90, ठीक है, तो 90 मतलब ये हो गया sin 45 हो गया, 90/45, आंसर तो वही आएगा जो 50 वाला है ना, 2v, और ये आपका sin 45 मतलब 1/2 डेल्टा v इक्वल टू गेट 2v इनटू 1/2 2 और क्या डेल्टा v इक्वल टू कितना हो गया, तो क्या v/2, बोलो हुआ कितना, बोलो ना, तो आंसर वही है। अब डायरेक्शन की बात करें तो आपको लिखने की डायरेक्शन क्या होगी, आपको डायरेक्शन लिखना चाहिए, बनाना तो बना लो उसको, हाँ इसको कैंसिल करने के बाद ना बेटा √2, थैंक यू। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन का कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला वेस्ट साउथ वेस्ट ना, अरे डायरेक्शन क्या है, साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है, थोड़ा नया है, लग सकता है नया है, तो आपको याद रखना है। पहले वो याद था टुवर्ड्स नॉर्थ, बाद में वो गया टुवर्ड्स वेस्ट, और उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अरे सुन लो ना भैया, हम बोले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या डायरेक्शन, तो बोले नॉर्थ ना, टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट है, वेलोसिटी चेंज के डायरेक्शन हो रही है साउथ वेस्ट, समझ गए कि नहीं भैया,
द बेस्ट सॉल्व। डायरेक्शन साउथ में कैसे है? ये वाली डायरेक्शन में नहीं, ये डायरेक्शन चेंज हो नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चेंज इन वेलोसिटी किया नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ना आपकी साउथ वेस्ट। ओके सबका सर तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स हो गया भाई। डिफरेंस ऑफ वेक्टर के बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वरना वो हम बाद में जानेंगे क्योंकि ना हमको लगता है अभी तो आप भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। समझिए, सुनिए सुन रहे। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स का ना एक ही कहना चाहिए एग्जांपल है जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वो है रीमेन में। ठीक है, रीमेन में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है रीमेन। ठीक है, तो अब आप देखिए सब रीमेन में सिचुएशन ही होती है कि भैया लिखा पे रीमेन में प्लीज लिखा सब बच्चों ने। देखो भाई रीमेन में क्या हो रहा है कि रेन जो है रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, सब जानते हैं ना, रेन ऐसी आती है। कभी कभी विंड का इफेक्ट हो सकता है, हवा भी चलती है, बारिश भी हो रही है, तो रेन तिरछी हो सकती है, पर नॉर्मली अपन मान रहे हैं कि अपन विंड का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, हवा नहीं चल रही है, तो रेन जो है इट फॉल्स वर्टिकली डाउन ना, राइट। और हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हैं ना, मतलब कभी कभी हम लोग सास्ते बीच में भी जाते हैं, ऐसे चढ़ाव ढलान में भी जाते हैं ना, तो भाई चढ़ते नहीं थे, लेकिन नॉर्मली हम मान रहे हैं कि हम हॉरिजॉन्टल रोड पे जाते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन। क्योंकि रेन हमेशा डाउनवर्ड्स जाती है ना, रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ना, ग्रामेटिकली हमें गलत सेंटेंस बोलो ना, रेन फॉल्स ना, क्या बोलते हो? अरे बारिश हो रही है, क्या बोलोगे इसको? बारिश हो रही है, से इंग्लिश रेनिंग होते ना हम लोग, तो रेन फॉल्स गलत वर्ड है ना, लेकिन चल जाएगा ना। तो ये रेन की डायरेक्शन हो गई और ये मैन की डायरेक्शन होगी ना, मतलब बी एम तो लोगों की नहीं, अरे बोलिए ना, तो ये लागू सकता हूं, हमको br माइनस bm बनाना है। क्या बनाना है हमको? br माइनस bm। तो मेरे ख्याल से br माइनस bm जो है ना, चेक लो आप ना ऐसे डायरेक्शन बनाओ कि वो bm के साथ जुड़ जाए। क्यों मैं बताता हूं, देखो एक्चुअली जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना वो vr माइनस bm आना चाहिए, समझ गए? ये मिलना चाहिए, इसको कहेंगे कि ये vr
VRM का मतलब होता है relative velocity of rain, relative velocity of rain with respect to man. तो velocity of rain और velocity of man का डिफरेंस लेना। देखो मैं आपको बताता हूँ, तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी जरूर किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। आप कभी स्कूटर से जाओ और बारिश हो जाए तो तुमको हमेशा लगा पानी फ्रंट से आ रहा है, कभी तुमको फॉलो नहीं करता पानी। अरे तुम कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे इधर जा रहे हो चाहे इधर जा रहे हो, समझ गए? पानी सामने से ही आ रहा है। कभी देखना, कभी तुमको ऐसा पानी ऐसा नहीं दिखेगा ऐसा, क्योंकि जब देखो जब आप ना कहीं पर खड़े हैं मान आप स्टेशन, तो आपको रेन ऐसा दिखता है, पर जब आप भाग रहे हैं दूसरा तो आपको रेन ऐसा दिखता है। रेन क्यों जुड़ता है मालूम है आपको? अगर आप स्कूटर से जा रहे हो तो आपको रेन ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि जब आप चलते हो तो उस समय फिर आप स्टेशन ही नहीं ना, तो उसमें आपकी वेलोसिटी का इफेक्ट फास्ट होगा। बच्चों को अपीयर हो रहा है वो रेन की एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होके, वो डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि यहाँ दो लोग मूव कर रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और रेन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। जब आप स्टेशनरी हो तब तो आपको दिखता है हाँ रेन नीचे जा रहा है ना, बारिश हो रही है, ग्रेविटी का इफेक्ट है। पर जब आप चल रहे हो तो अच्छा दिखता है, क्योंकि वो एक्चुअली रेन नहीं होके, वेलोसिटी रेन ना होके वेलोसिटी रेन और वेलोसिटी का डिफरेंस है, उसमें आपका मोशन इंक्लूड हो गया। आपके स्कूटर का मोशन है ना, क्योंकि कुछ तो है ना भाई स्कूटर का, तो इसका तो तिरछा दिखता है, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये हो गया, तो आपको ये इक्वेशन चाहिए ना। देखो ध्यान से, आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला डायरेक्शन चाहिए आपको, तो आप क्या करो इसको इसके इधर लेके आ जाए, तो ये होना चाहिए, इसको अगर इधर लेके आ जाए तो देखो ध्यान से, तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ आर है ना, इक्वल टू फाइंड वेलोसिटी वी आर। तो हमको ना ध्यान रखना है कि जो पहला वेक्टर या दूसरा वेक्टर है उसके साथ साउंड जाए, तो ये इसको ध्यान में रखोगे तो आपको वी आर की डायरेक्शन कैसे बनानी है कि भैया ये वी एम के साथ सेम फेस तो मतलब ये हो गया ऐसे, ये डायरेक्शन किसकी बेटा, ये हो गया डायरेक्शन वी आर एम। अब आप ट्रायंगल लगा के देखो, लगाओ ट्रायंगल, ट्रायंगल लगाओ, कौन कौन से दोनों सेम मॉडल में देखो ध्यान से, सेम मॉडल में वी एम प्लस वी आर है ना, देखो ध्यान से Vm प्लस Vr नहीं जीरो कितना हो गया Vr, वेलोसिटी रेन हो गया, Vr कितना हो जाएगा बेटा, Vr कितना हो जाएगा वेलोसिटी रेन माइनस वेलोसिटी, क्या बोलते हो? चलो बनाओ इसको डायरेक्ट, सर तीनों सेम डायरेक्शन। हाँ तो अपन को हाँ सही कह रहे हो, अपन को इसको माइनस कर रहे हैं, इसको bm को ऊपर लेके आना है ना। अच्छा सब ऊपर जैसे देखो रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है बेटा, रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मैन ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली, ये bm हो गया, और ये जो br ऐसा हमको चाहिए ऐसा डायरेक्शन जो bm के साथ अटैच हो। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं अपन देखो ध्यान से कि हमने माइनस bm ले लिया यहाँ पर, जो क्या माइनस bm, ठीक है ऐसा, ठीक है चलेगा। तो अब आप देखोगे कि इसमें अपन को डिफरेंस ले रहा है, डिफरेंस ऊपर जोड़ने के इसको, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन मूव्स हॉरिजॉन्टल और रेन ट्रेवल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आ सकता है, अब देखो अब अपन किसके साथ जोड़े, bm के साथ जोड़ दें, तो bm के साथ जोड़ेंगे इसको, चलिए अब आएगा, अब नहीं है तो मॉडल में चेक करो, ये जो बी आर सर बट रेशियो पर अपन कैसे चल सकते नहीं, हम किसी वेक्टर को एक जगह उठा के दूसरी जगह लिख सकते हैं ना, अच्छा ऐसा। इसको फिर पॉइंट बनाए बेटे तो पी क्यू एस ना, तो यहाँ पे क्या बेटा वी आर क्या बेटे, तो वी आर क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन, Vm क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो लोग सिर्फ डायरेक्शन पूछते हैं, और Vrm क्या है, Vrm ये है हाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन।
तो हम लोग इसको भी ऐसे लिखेंगे, अगर आपको डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिखो और सेम ऑर्डर के साथ लिखें तो वैसे, ठीक है। मैंने कहा ट्राइंगलों के हिसाब से करो, आदत रहेगी आपको, आदत ना एक स्टेप जरूर पड़ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, ऐसे वेक्टर bm प्लस वेक्टर vrn है ना बेटा, इक्वल टू वेक्टर br और उसको लिख देना ट्राइंगल लो। इससे क्या होगा कि आपको ट्राइंगलों के डिवीजन हो गया है ना। समझ में आ रहा है? हाँ। जब आप कोई ट्राइंगल देखोगे तो दो साइड सेम ऑर्डर में और एक अपोजिट ऑर्डर में दिखेगा, तो सेम ऑर्डर वालों को एक साथ रखो ना। एरो देख रहे हो बेटे कि नहीं? हाँ। सेम और ये अपोजिट हो गए कि नहीं समझ हाँ सर। पहचान जाओगे ना सेम ऑर्डर अपोजिट में, तो सेम ऑर्डर वालों को एक तरफ रख दो और अपोजिट वालों को दूसरी तरफ ना। अब इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, ये जो आपका v इक्वल टू जाएगा आपका vr वेक्टर vr और वेक्टर ठीक है सर vrn vr। बनेगा समझे? तो इन लोग नॉर्मली डायरेक्शंस पूछते हैं बस। तो ये वाला डिवीजन कैसे होना चाहिए बेटा, ये देखो ध्यान से, साउथ वर्टिकल तो है ना, तो ये कैसे वाली डायरेक्शन है, ऐसी। हाँ, तो ड्यू साउथ को इसको ड्यू अपन बोल सकते हैं, अगर नॉर्थ डायरेक्शन का, चलो ठीक है। तो ये लोग थीटा नॉर्मली पूछते हैं डायरेक्शन, क्या बोलते हैं थीटा, कि वो कितना एंगल बना रही है। बहुत आसान है, आपको ध्यान रखना, कुछ करना कुछ रहता नहीं इसमें भाई, ध्यान रखना। देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि मॉड डी ना बेटा ऑन बेस vr, जो वैल्यू भी लिख लेना। एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में देखना, ये 12 दिया 35 दिया, बस प्रत्यय लिख देना, समझ गए? tan दिया इक्वल टू लिख देते बेटा, इक्वल टू मल्टीपल अपॉन 35, दैट्स ऑल। या मैंने आपको एक बार बताया था, पता नहीं आपको याद है क्या बताया था मालूम है? कि अगर ऐसे लिखा तो आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू अगर tan इनवर्स ना, हाँ tan इनवर्स 12/35, ठीक है। देखिए, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में का वर्टिकल टू u वेस्ट u ईस्ट ऐसा लिखा होता है, देख लेना, ठीक है। हाँ चलो डिफरेंस ऑफ वेक्टर में ऐसा कुछ खास और पढ़ना नहीं है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बता देना। मेरे हिसाब से तो बच्चे लोग हम लोग के वेक्टर में जितने पढ़ा है, ट्रायंगल और पैराग्राम लॉ का पूरा डेरिवेशन याद कर लो। सुना, 5 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है, आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। सीधे से बोलते स्ट्रेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ, स्ट्रेट एंड प्रूव पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और छोटे मोटे से रिलेटेड क्वेश्चंस कर दीजिए। और वो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ना ए वाला, जिसमें 2a cos थीटा के सामने, उसको 3-4 बार करो, 5 बार। अरे सर एक बार तो कर नहीं पा रहे, आप 5 बार बोल रहे हो, समझिए? तो थोड़ा उसके साथ भिड़ो वो क्वेश्चन, मतलब उसको ना जब मौका मिले करो उस क्वेश्चन। ये जो याद है, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड a आर इनक्लाइंड एट एंगल थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन। तो r इक्वल टू आता था 2a cos थीटा/2 आता था, और अल्फा इक्वल टू थीटा/2 आता था। उस क्वेश्चन को जब जब मिले मौका ना तब तब करो, ठीक है। किसी को बताना हो, ऐसे बताने के बहाने अपने दोस्तों को बताओ ये वाला क्वेश्चन कर, ठीक है। बोला ये क्वेश्चन को 10 बार कर, स्पाइडरमैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, तो बोलेगा स्पाइडरमैन, बोला करके देख पहले 10 बार, कितनी बार? 10 बार करना होगा, तब बनेगा। तो तुमने किया 10 बार नहीं किया? अरे 10 बार करना, फिर दीवार पे चढ़ के देखना था। अरे मजाक, अब कुछ भी मतलब लगातार 10 बार करना है, लगातार 10 बार करना और फिर दीवार में चढ़ के देखना, देखा चढ़ने लगोगे तुम, समझे? ट्राई तो करो एक बार, भरोसा रखो। नहीं, वो जो क्वेश्चन है ना, अरे क्वेश्चन है ना, 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड a ना, 2 vectors of equal a are enclosed at angle theta. Find the magnitude and direction of the resultant. तो r equal to 2a cos theta/2 आया था और अल्फा equal to theta/2 है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को 10 बार करना, किसी भी दिन फुर्सत में हो ना, और फिर उसके बाद पैन रखना, कॉपी बंद करना और अपने घर की दीवार पे चढ़ने की कोशिश करना, तो देखा तुम चढ़ने लगे। तो लोगों को माने, तुमको यकीन नहीं हो रहा है, इतना तो यकीन हो रहा है नहीं,
अरे करके तो देख एक बार। अच्छा अभी सुनते हो लगा चलना ऊपर क्या उसका तू वीडियो भी बना देना मालूम है ये मतलब ये नेट स्टाइल चल रहा है मालूम है ऐसा नहीं सकता वायरल हो सकता है स्पाइडरमैन लिव्स इन हाँ लंबा स्पाइडरमैन मालूम है ऐसा नहीं सर आपने तो 10 बार किया होंगे आप कर हाँ लेकिन कंटिन्यूटी नहीं किया मैंने अच्छा दिमाग चला है ना ये तो ये यही है अबे ये साइंस है जैसे इसमें जब आप क्वेश्चन पूछे ना और इसमें आप उत्तर बने यही तो साइंस है साइंस बोलता है यही टीचर लोग को मतलब टीचर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड कि भैया इसको लिखा पढ़ा मत बच्चों को उनको ऐसा मत बोलो कि उनको जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए समझ गए कि हमको ऐसे ऐसे पॉट नहीं बना लेकिन भर दी पूरी इंफॉर्मेशन वो तो 200 रुपए का वो पेन ड्राइव भी कर लेता है ना तो क्या तुम्हारी कीमत 500 है 200 रुपए क्या एक 10,000 के मोबाइल में पता नहीं कितने जीबी का 40-80 जीबी का हो जाता है ना तो दिमाग में कचड़ा भर के क्या करना है हमको ऐसे करना है कि दिमाग हमारा चले कोई आपसे कुछ पूछे तो आपके पास उसका जवाब हो समझ गए आपका जवाब होना चाहिए और मतलब क्वेश्चन आने चाहिए तुम्हारे दिमाग में ना समझे कि वो एजुकेशन सवाल पूछे सवाल समझे कि चलो एनीवेज दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए आपके चलो ठीक है ओके अब हम लोग करते हैं बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें तो हम लोग पहले पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाते हैं तो देखिए अगर आप दो वेक्टर्स को जोड़कर चलते आइए कितनी आसान बात है ये हमने लिखा वेक्टर आर इक्वल टू लिखा मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बेटा तो हम लोग ये कहा कि भाई अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और बी तो उनको जोड़कर हम वेक्टर आर ले सकते हैं बना सकते हैं ना समझे वेक्टर आर क्या है ए और बी का सम है ना इसको रिजल्टेंट है तो हम दो वेक्टर को जोड़ के उनका सम निकाल सकते हैं तो उसकी उल्टी प्रोसेस भी तो हो सकती है ना देखो गाइस अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को जोड़ा तो हमको वेक्टर आर मिल गया तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या है कि हमारे पास अगर वेक्टर आर है तो उसको दो भागों में तोड़ नहीं सकते ना अगर मैं 3 + 2 + 3 को 5 ले सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 5 पे चिल्लर करेंगे तो 3 + 2 मिलेगा ना समझ गए तो जिस तरह से वेक्टर ए और बी को ऐड करके वेक्टर आर मिल जाता है वैसे वेक्टर आर को तोड़ के रिजॉल्व करना उसको बोलते हैं तोड़ के हम लोग दो वेक्टर्स अचीव कर सकते हैं वो हमको करना है ठीक है तो हम लोग लिखते हैं प्लीज हेल्प करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर ठीक है और हम लोग इसका हम लोग बहुत डिटेल में जाने के लिए हम उसका सिंपलेस्ट और मोस्ट यूजफुल फॉर्म पढ़ते हैं इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स in two perpendicular components into two perpendicular resolution of the vector into two perpendicular components ठीक है देखा सबने चलिए आगे तो अब आप देखिए ध्यान से हम लोग को डिस्कशन करना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है ये है वेक्टर ये वेक्टर है वेक्टर ए ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके एक्सेस बना रहे हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जानते हो ना एक्सेस हां एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस तो ये हमारे पास वेक्टर ठीक है ध्यान और ये इसका ओरिजिन है ये ओ ना तो हमने क्या किया इसको जब को दो पार्ट में रिजॉल्व करना होता है ना तो इसके टॉप से मतलब ये पी पॉइंट हमारा वेक्टर ओ पी इक्वल टू पी इसके टॉप से ना हम लोग इस पे एक्सेस परपेंडिकुलर ड्रॉ सुनते जाना हमने क्या किया कि जो हमारे पास वेक्टर है ना हमको एक वेक्टर दिए गए ओपी एक वेक्टर है ओपी से वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ए तो वेक्टर ए एक गिवन वेक्टर है जो मान लो कि थीटा एक्स एक्सिस थीटा के लिए बना रहा है इतना नहीं बना रहा है हमने सिर्फ इतनी सी बात हमको मालूम है वेक्टर ए एक गिवन वेक्टर है ठीक है और वो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है हमने क्या किया इस वेक्टर के टॉप से टॉप पॉइंट पी से क्या किया नॉर्मल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस ठीक है हाँ तो मान लीजिए पी से नॉर्मल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस तो ये एम पॉइंट पर मिल रहा है और वाई एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एन पॉइंट पर मिल रहा है ठीक है ध्यान रखना ऐसा मिल जाए
तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर ओ एम है, तो वेक्टर ओ एम उसे कहेंगे ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस है। हमारे पास एक वेक्टर है, हमको सिर्फ एक वेक्टर दिए गए कि ओपी एक गिवन वेक्टर है जो एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने वेक्टर ओपी जो वेक्टर ए के टॉप पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर। तो मान लीजिए हमने जो पॉइंट की सिर्फ एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो एम पॉइंट पर मिला। वेक्टर ए के टॉप से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहां मिल रहा है, एम पॉइंट पर। तो हम कहेंगे जो वेक्टर ओ एम है, वेक्टर ओ एम वो क्या है, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। क्या ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और फिर दूसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, तो एन पॉइंट मिला। तो हमने कह दिया कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ओ एम को कह सकते हैं हम वेक्टर उनको ऐसे कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ओ एन को बोल सकते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसको हमने कोई नाम दे दिया, नाम दे दिया इसको ए एक्स नाम दे दिया। क्या दे दिया नाम, ए, इसको नाम दे दिया हमने ए वाई। समझे? अच्छा देख लो फिर बना लेना, अब आगे देखो ध्यान से और अब चेक करो उसके बाद। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये ए वाई ना, वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू ए वाई, वेक्टर ओ एम जो है ना वो है ऐसा ए एक्स, ठीक है, और वेक्टर ओ एम जो है वो ए वाई। क्या बेटा आ समझ में? मैं रिपीट करूं वेक्टर ए एक गिवन वेक्टर है, वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर एक आपको वेक्टर दिया है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज दी गई, हमको सिर्फ ऐसा दिया गया है, बाकी हमने खुद बनाया है। ये मतलब ये वेक्टर ए है और मैं ये एक्स एक्सिस थीटा के बना, ये गिवन है बस, बाकी कुछ नहीं है। वेक्टर ए एक गिवन वेक्टर है, या कहो कि वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ए एक गिवन वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से थीटा में बना रहा है। तो हमने अब क्या किया, हमने क्या किया, इस वेक्टर के टॉप पॉइंट से एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल कहीं ना कहीं पॉइंट पर टच करेंगे, तो मान लीजिए ये एम पॉइंट पर टच कर रहा है, ये एन पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, एम पॉइंट पर ये एन पॉइंट, ठीक है। तो एम पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमने इसको ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऐसे यहां पे ऐसे नॉर्मल, राइट ध्यान। और आपको कहेंगे इसको बोलेंगे जो ओ एम मिला ना हमको, उसे हम कहेंगे कि ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ओ एन को क्या कहेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। पूरा नाम इसका ऐसा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और ओ एन का पूरा नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। और शॉर्टकट में बोल सकते हैं जो आसानी से बन जाए, एक्स कंपोनेंट वेक्टर है, वाई कंपोनेंट वेक्टर है ना, ठीक है। और आगे देखो, आगे की कहानी छोटी, ये देख रहे हो आपको, ये इसको एक्स ए वाई कह दिया। तो आप में से कितने लोग पता है इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन? अगर ये वेक्टर ए वाई है तो ये कितना होगा, ये वेक्टर ये भी ए वाई होगा कि नहीं भाई? हाँ, अच्छा अब देखते तो लोग समझ में आती है चीज, देखते तो वो ट्रायंगलों बनते हैं, ट्रायंगलों को भी करना है 10 बार, ठीक है। ट्रायंगलों को पढ़ो बार बार, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर के बाद खूब पढ़ो बार बार, और फिर देखो कि तुमको समझ में आती है। तो अगर हम ट्रायंगल ओपीएम ले लें, अच्छा चेक अभी चेक करो, अभी लिखना नहीं कुछ, ट्रायंगल ओपीएम देखो ध्यान से। ट्रायंगल बनता है, आप जानते हैं कौन से सेम ऑर्डर में, कौन से सेम ऑर्डर बताओ? ओ एम और क्या बेटा, एन सेम ऑर्डर में ना, ठीक है। और अपोजिट ऑर्डर में क्या है, ओ ई, बोलो है कि तो ओ एम के लिए का मतलब ए सिद्धू में, और ओ एम के लिए ए वाई सिद्धू में, इक्वल टू कितना हो गया, ओ पी में तो वेक्टर ए ना, क्या बोलते हो? पहले तो ये बताओ, आपको ये समझ में आता है कि वेक्टर एम्प्टी जो है ना, वेक्टर एम्प्टी जो है तो वेक्टर ओ एन के इक्वल होगा ना, इक्वल वेक्टर होते हैं ना, इनको इक्वल वेक्टर जैसे मान लो सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है कि नहीं? तो ये हो गया। तो अब देखो ये आपको रिजल्ट मिल गया, ध्यान से। तो आपको लगता है ये इससे मैच करता है, इससे इक्वल टू वेक्टर से मैच ही करता है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट कितना है, 8 है। तो यहाँ पर ए और ए वाई दो वेक्टर्स हैं, तो ए है। और सुनना और बताना आपको समझ में आता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है ना, तो हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, दो पार्ट्स में इसको रिजॉल्व कर दिया, एंड वी गेट एक्स एंड ए वाई ना, ठीक है। तो बोलते हैं कि एक्स और ए वाई जो है वो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं,
क्या है बेटा? कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ax और ay को जोड़ोगे तो a मिलेगा ना, और a को तोड़ोगे तो x और ay है ना। ax और ay को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? a मिलेगा ना, और a को तोड़ोगे तो क्या मिल रहा है? ax और ay। तो ax और ay का रिजल्टेंट a है, ax और ay का रिजल्टेंट क्या है? a है। और उसका उल्टा बोले, a के कंपोनेंट्स ax और ay है, समझे? तो जैसे हम दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, वैसे हम किसी वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं ना। अगर आप दो वेक्टर को जोड़ोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ना, और वैसे किसी भी रिजल्टेंट को किसी वेक्टर को तोड़ोगे तो उसके दो टुकड़े मिलेंगे, दो कंपोनेंट्स मिलेंगे उसके ना। समझ में आ रही है? और अपोजिट प्रोसेस नहीं है बेटा, ax और ay को जोड़ोगे तो a मिलता है, और a को आप तोड़ोगे तो आपको ax और ay मिलता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे चिल्लर करने वाली बात था, समझ गए कि 5 रुपए के 2 से 2 रुपए और 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए को जोड़ोगे तो 5 रुपए मिल जाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं एप्रोप्रिएट है ना, समझ गए? तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो वेक्टर को जोड़ने की अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। और फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसको पढ़ना है, बनाओ इसको डायग्राम, हेडिंग टॉपिक की चुकी हो ना, अरे लिख चुके ना हेडिंग? हां, गुड गुड गुड। तो हम लोग बनाएंगे सब चले। हाँ सर। तब लोग क्या होगा, देखते हैं कि यही वेक्टर स्टार्ट करने से लेट वेक्टर OP equal to vector A, let vector OP equal to vector A is a given vector, is a given vector, let vector OP equal to vector A is a given vector, right? Making angle theta with the x-axis, making a makes angle, making angle theta with the x-axis, making angle theta with the x-axis। देखा आपने? आगे इसके बाद देखिए ड्रॉ, देखो ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स PM in sorry, draw perpendiculars from the top, yeah, head from the head B on x and y axis, x and y axis, which touches at points M and N respectively, ठीक है। ठीक है, तो लिख सकते हो। उसके बाद इतना वेक्टर OM इक्वल टू वेक्टर AX, ठीक है, कॉल्ड X कंपोनेंट, तो शॉर्ट में लिखना है बेटा, X कंपोनेंट ऑफ वेक्टर
तो वेक्टर ओ एन क्या लिखोगे, वेक्टर ओ एन लिख लो वेक्टर ए वाई, ठीक है, कॉल्ड वाई कंपोनेंट बेटा, कॉल्ड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, called y component of vector E. राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लिखना वेक्टर P ऑल्सो, इसके बाद लिखना आप लोग वेक्टर A वेक्टर MP नई लाइन इक्वल टू वेक्टर ON इज इक्वल टू वेक्टर AY, वेक्टर MP इज इक्वल टू वेक्टर ON टू वेक्टर AY, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हो गया। तो अभी आप देखो ध्यान से, हम लोग ट्राइंगल को बनाएंगे इसमें, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लिखना, मतलब ये ना ये जो अपन लिख रहे हैं वो हमेशा के लिए आपके लिए काफी जरूरत पड़ेगी। इन ट्राइंगल OPM या OMT है, मिला आपको ट्राइंगल, आप लिखोगे वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर OM प्लस वेक्टर ON, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY, सही है? क्या बोला? तो बच्चे लोग आप समझ गए ना मैंने क्या सिखाया आपको? अगर हमारे पास एक वेक्टर जैसे दो वेक्टर ax और ay, तो ax और ay को जोड़ोगे तो वेक्टर a मिलेगा और a को तोड़ोगे डिसॉल्व करोगे तो आपको ax और ay मिलेगा। अगर आप दो वेक्टर को जोड़ सकते हो और जोड़ के उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो तो एक वेक्टर को दो हिस्सों में ब्रेक भी कर सकते हो, डिसॉल्व भी कर सकते हैं ना, समझ गए? तो ax और ay का रिजल्टेंट है a और a के कंपोनेंट्स हैं ax और ay ना, क्लियर है? तो आगे देखो कि इसके बाद हम करेंगे नाउ व्हाट, ठीक है भाई? तो आगे देखिए क्या चलता है, हम लोग क्या करेंगे, एक देखो ध्यान से ट्राइंगल में आप देखो इसमें, अच्छा एक चीज और क्या आपको ये समझ में आता है, वेक्टर OM इज इक्वल टू वेक्टर AX है ना, और ओनली OM इज इक्वल टू कितना होगा, AX इज इक्वल टू AX, तो है ना? चलो गुड, तो हम स्टार्ट करते हैं ध्यान से, इसी ट्राइंगल में अपन ने निकाला cos थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होगा क्यों, एंड sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि MP तो PM जो भी ना डिवाइडेड बाय OP, चेक तो सही क्या, और cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा इक्वल टू होगा बेस यानी कि AX अपॉन A, नहीं, एंड sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, sin थीटा इक्वल टू होगा AY अपॉन A, therefore AX इक्वल टू गया A cos थीटा, लोगों के लिए A cos थीटा हो गया, और हो गया आपके पास एंड AY इक्वल टू गया A sin, ठीक है? बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा, समझो कि नहीं? मतलब फिजिक्स में खूब यूज होता है, भैया ये आपको ना आपने कर दिया। इसके बाद जैसे वो मैग्नीट्यूड निकालना, अच्छा लिखो ऐसे लिख लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, in terms of its components, in terms of its components, ठीक है? तो देखो अपन स्टार्ट करें, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, बोलो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर, बोलो मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर,
सही है पक्का हाँ गुड ठीक है तो यहां से a स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना और ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर निकल a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर which is 1 नहीं और ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर निकल होगा a स्क्वायर क्या बोलते हो और therefore a is equal to सम लिख सकते हो रूट लिख सकते हो कि नहीं स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट लेकर दो बोथ साइड्स पर a y स्क्वायर समझे चलेगा हाँ सर चलो कभी कभी लोग डायरेक्शंस की बात करते तो लोग बोलते डायरेक्शन में वो भी लिख लेते हैं जरूरत है खास है अगर डायरेक्शन चाहिए हो उसके बाद हेडिंग डालना डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ठीक है डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट तो इसको लिखना tan थीटा इन ट्रायंगल OPN इन ट्रायंगल OPN tan थीटा परपेंडिकुलर यानी कि MT या PM अपॉन बेस यानी कि O राइट और इसको tan थीटा और इसको tan equal to AY और AX therefore मेरे मतलब थीटा इक्वल बता दो ना ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स AY और AX ठीक है तो तुमको बताते हैं इसको कैसे यूज करते हैं जल्दी से हो गया 2 मिनट और पड़े हो गया सबका हाँ चलो देख लिया था ना सबने हाँ बॉस मेरे तो तुमको यही क्वेश्चन हां लिखो को भी क्वेश्चन करना कोई आया हो वो लगता है खुद की रिफ्लेक्शन देखी कोई अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है देखो एक क्वेश्चन लोग बताते हैं कोई भी क्वेश्चन हम बताओ देखो ये आपको ना इसी तरह के कुछ क्वेश्चन करने हैं जैसे मैं क्वेश्चन बोल लिखो ए फोर्स ऑफ तो फिर लिखते हैं आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ठीक है 20 न्यूटन makes an angle of 30 degree with the 30 degree with the horizontal या with the x axis तो फिलहाल ज्यादा लैंग्वेज चाहिए find the components of this force find the component of this force along x and y axis x and y axis ऐसे भी सीखते find the x and y component ठीक है बेटा तो आप देखो ध्यान से वैसे डायग्राम की जरूरत बिल्कुल है नहीं एक फोर्स है ये 30 टी में बराबर है थीटा जी में कितना है 30 का फोर्स है एफ है ना फोर्स को एफ लिख के चलेगा तो ये एफएक्स होगा ये होगा एफएक्स और ये क्या होगा एफ जरूरत है नहीं पर आप पहली बार करो तो कर दो एफएक्स है ना एफएक्स तो बताएगा ये एफ cos 30 होगा नहीं ऐसे चेक करो जो कंपोनेंट है ना एक्स इक्वेशन पे वो थीटा है cos से मल्टीप्लाई करते हैं मालूम है देखो ध्यान से y कंपोनेंट में क्या रहता है x sin ठीक है ऐसे कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है उस पे cos से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दिया आपको कितना 20 तो cos 30 कितना होता है √3/2 ये कितना हो गया 10 √3 समझे कि नहीं न्यूटन और ये हो गया आपका sin f कितना है 20 sin 30 कितना है 1/2 कितना हो गया 10 न्यूटन ये हो गया आंसर ठीक है ऐसे और क्वेश्चन करना बाय